आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं मृत्युंजय सिन्हा। आप सबों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम और उसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है वह है फाइलम ऑर्थोपोडा। फाइलम ऑर्थोपोडा के कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और इसको कितने क्लास में बांटा गया है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ये आर्थ्रोपोडा एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? यह दो शब्दों के मेल से बना है। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग्स कहें या अपेंडेजेस। तो यह एक ऐसे एनिमल का ग्रुप है या समूह है जिसके पैर कैसे होते हैं? ज्वाइंटेड होते हैं। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड एंड पोडा का मतलब है लेग्स, या इसी को कहते हैं अपेंडेजेस भी कहा जाता है। अपेंडेजेस 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 किसको कहते हैं? जैसे मेन बॉडी है और इस मेन बॉडी से जो भी इस तरीके से लैटरल साइड पर या हेड के रीजन में स्ट्रक्चर निकलता है बाहर की तरफ, उसको हम कहते हैं अपेंडेजेस। तो ये अपेंडेजेस है। उसी अपेंडेजेस में लेग्स भी आते हैं, आपका एंटीना भी आता है और बहुत सारे माउथ पार्ट्स भी आते हैं। वो सारे के सारे अपेंडेजेस में हम कंसीडर करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों के मेल से बना है। आर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोड्स एक ऐसे एनिमल का ग्रुप है। आर्थ्रोपोड्स आर्थ्रोपोडा is a protostome with jointed appendages segmented body covered with chitinous exoskeleton हम ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं आर्थ्रोपोडा को। आर्थ्रोपोडा क्या है? प्रोटोस्टोम। आपने पढ़ा है कि जो बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स थे उसको हम आगे कहाँ से, निमैटहेल्मिन से ऑनवर्ड, यानी जो सिलोमेट्स थे, जितने भी सिलोमेट्स थे जो ट्रू सिलोमेट एनिमल थे, उसको हमने दो ग्रुप में बांटा था। एक प्रोटोस्टोमिया का ग्रुप और दूसरा डिप्टेरोस्टोमिया का ग्रुप। प्रोटोस्टोमिया में क्या होता था कि जो ब्लास्टोपोर था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय आर्केंट्रोन के जो अपर्चर होता है, जो ओपनिंग होती है, उसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। और वह ब्लास्टोपोर के दो फेट हैं, या तो वो माउथ में डेवलप होगा या एनस में डेवलप होगा। अगर वो माउथ में डेवलप होता है तो उसको हम प्रोटोस्टोमिया कहते हैं और ऐसे एनिमल्स को हम प्रोटोस्टोम भी कहते हैं। तो इसमें जो आर्थ्रोपोड ब्लास्टोपोर है उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस चीज में हो रहा है? माउथ में हो रहा है। ब्लास्टोपोर डेवलप्स इनटू माउथ, इसलिए इसको कहते हैं प्रोटोस्टोम। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोडा का मतलब ही होता है सिगमेंटेड बॉडी। बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटे रहते हैं, सिगमेंटेड बॉडी। और वह जो सिगमेंटेशन होगा वो कैसा होगा? एक्सटर्नल सिगमेंटेशन होगा और बॉडी के चारों तरफ एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एक कवरिंग होगी। वह किस चीज का बना होगा? वो होगा काइटिन का बना होगा। देखिए, स्केलेटन जो एनिमल के शरीर में होता है वह उसके पोजीशन के आधार पर दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं जो शरीर के बाहर पाया जाता है उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन, और एक शरीर के अंदर पाया जाता है उसको कहते हैं इंडोस्केलेटन। तो
आर्थ्रोपोडा के शरीर के बाहर एक नॉन लिविंग काइटिनस इम्परमेएबल और टफ लेयर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। इस फाइलम का एनिमल को हम कहते हैं सक्सेसफुल फाइलम। सक्सेसफुल फाइलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3/4 एनिमल, 3/4 3/4 जितने भी एनिमल्स हैं उसका 3/4 इसी फाइलम के एनिमल से भरा पड़ा है। तो इट इज द लार्जेस्ट फाइलम और इसको कहा जाता है सक्सेसफुल फाइलम भी, सक्सेसफुल फाइलम। यह सबसे बड़ा फाइलम है और सक्सेसफुल फाइलम है। क्यों सक्सेसफुल फाइलम कहते हैं? जितने भी एनिमल हैं उसमें से 3/4 इसी फाइलम के एनिमल हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी उसके अंदर क्वालिटी रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा एडेप्टेशन रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा पिकुलियर फीचर रहा होगा जो उस एनिमल को किसी भी एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में रहने के लिए सुटेबल होगा और वो सरवाइव कर गया होगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सक्सेसफुल फाइलम। और इसके वजह से ये क्या है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फाइलम है। जितने भी फाइलम है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा फाइलम यही होता है। अब देखिए यह जो एनिमल है ये पाया कहाँ जाता है? यह एनिमल, इसकी हैबिटाट की बात करें, हैबिटाट, देखिए यह एनिमल करीब करीब सभी जगह पर पाए जाते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो लैंड हो, या फिर बहुत ही कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन हो, सब जगह पर आर्थ्रोपोडा के एनिमल पाए जाते हैं। तो हैबिटाट में क्या हुआ? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला। तो पानी को हम दो, एक फ्रेश वाटर हो सकता है, दूसरा मेराइन वाटर होता है। तो दोनों में पाया जाता है, फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेराइन वाटर। खारे पानी में भी ये पाया जाता है। तो इस तरीके से इसकी हैबिटाट है। ये हैबिट में क्या होगा? हैबिट, ये फ्री लिविंग, मोस्टली फ्री लिविंग, बट some or few are parasite। अब सिमिट्री इसकी क्या होगी? सिमिट्री कैसा होगा? बाइलेटरली सिमिट्रिकल एनिमल है, बाइलेटरली सिमिट्रिकल। सीलोम की बात करें, सीलोम कैसा होगा? ट्रू सीलोम। लेकिन यह जो ट्रू सीलोम होगा अर्ली स्टेज में वाइडर होता है, लेकिन लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होगा कि ये जो सीलोम है ये धीरे धीरे नैरो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ट्रू सीलोम बट रिड्यूस्ड इन लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जैसे एम्ब्रायो से आगे की तरफ डेवलपमेंट होता जाएगा, वैसे वैसे सीलोम जो है, सीलोम की जो कैविटी है वो घटती चली जाएगी और अंत में इतना नैरो हो जाएगा कि इसमें दो ही स्ट्रक्चर अकोमोडेट करते हैं, एक आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। सीलोम हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जर्म लेयर। इस एनिमल का शरीर भी 3 जर्म लेयर से बना हुआ होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इसमें सेगमेंटेशन देखिए, सेगमेंट्स, बॉडी का जो सेगमेंटेशन होता है, कुछ एनिमल्स में जो सेगमेंटेशन होता है
हमने जैसे हम लोगों ने एनेलिडा में पढ़ा था, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होता है, उसका जो सेगमेंटेशन होता है वो बाहर से और अंदर से दोनों तरीके से वो बटा हुआ होता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जो एनिमल है, उसके बॉडी का जो सेगमेंटेशन होता है वो कैसा होता है, ये तो मेटामेरिकली तो होगा ही होगा, लेकिन वो जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। इसमें सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं पाए जाते हैं। तो सेगमेंटेशन क्या है, उस प्रोसेस उसको हम कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, जैसे एनेलिडा में होता है, इसके भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलता है, पाया जाता है। लेकिन लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है कि वह जो सेगमेंट्स होता है वो फंक्शनल यूनिट में कन्वर्ट कर जाता है, और वो जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम क्या करते हैं, टेग्मा। टेग्मा, फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, टेग्मा। यह है आपका फंक्शनल यूनिट। आपस में फ्यूज करता है और फ्यूज करने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम टेग्मा कहते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेग्मेटाइजेशन। टेग्मेटाइजेशन। तो शुरू में जो सेगमेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन फ्यूज करने के बाद उसकी संख्या घट जाती है। तो आर्थ्रोपोडा में भी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी पाया जाता है। वह जो सेगमेंट होते हैं कैसा होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट जैसे जैसे एक से एम्ब्रायो की तरफ बढ़ता है और आगे डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है, उसमें क्या होता है, वो सारे सेगमेंट्स फ्यूज होने लगता है, और फ्यूज होने के बाद एक फंक्शनल यूनिट बनाता है। उस फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं टेग्मा, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं टेग्मेटाइजेशन। तो यह है सेगमेंटेशन की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए इस फाइलम के एनिमल में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका कॉक्सल ग्लैंड, कॉक्सल ग्लैंड। दूसरा होता है आपका रेनल ग्लैंड, रेनल ग्लैंड। एक होता है ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड। और एक होता है मैल्पिगियन ट्यूबल्स, मैल्पिगियन ट्यूबल्स। तो ये सब है कॉक्सल ग्लैंड, रेनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, मैल्पिगियन ट्यूबल्स। एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। और जिसमें मैल्पिगियन ट्यूबल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या होता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड खास करके इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होता है, उसमें कैसा होता है, उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो क्या है, यूरिक एसिड। इसको कहते हैं यूरिकोटैलिक। ये एक्सक्रीशन हो गया। इसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना और ऑक्सीजन को शरीर से अंदर लेना। तो जनरल बॉडी सरफेस से थोड़ी बहुत मात्रा में इसके अंदर जो है रेस्पिरेशन होता है। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए जो स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बताया कि यह जो एनिमल है वो टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वेटिक भी होता है। तो जो एनिमल एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उसमें रेस्पिरेशन के लिए पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं गिल। और ये गिल तो मछली में भी पाया जाता है, तो वह भी एक्वेटिक होता है। तो रेस्पिरेशन जो एक्वेटिक हैबिटाट में पाया जाता है उसके अंदर गिल होता है। गिल के भी टाइप हैं, एक होता है बुक गिल जिसको बोलते हैं, बुक गिल। एक होता है बुक लंग्स, बुक लंग्स। और एक और है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ट्रैकिया। ये सब इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिसकी सहायता से वह जो है ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है।
तो गिल हो गया, बुक गिल हो गया या बुक लंग्स हो गया। इसके अलावा ट्रैकिया, ट्रैकिया मोस्टली जो है टेरेस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट में रहता है उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये है आपका रेस्पिरेशन। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। एक्सोस्केलेटन, देखिए जो बॉडी होता है वो आउटर हार्ड कवरिंग, काइटिनस हार्ड कवरिंग से ढका हुआ रहता है। जो किस चीज का बना होता है, वह काइटिन उसमें मेन कंपोनेंट होता है। इसके साथ साथ उसमें प्रोटीन भी होते हैं और कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं उसको हार्ड बनाने के लिए। एक्सोस्केलेटन कैसा होगा, काइटिनस, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन chemically consist of, chemically consists of किस चीज से बना हुआ होता है, तो इसमें एक तो होगा काइटिन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, नाइट्रोजनस कार्बोहाइड्रेट है ये, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस फॉस्फेट और कैल्शियम एंड कार्बोनेट। ये जो है टफनेस, ये टफ उस लेयर को काफी कठोर बनाता है, टफ बनाता है। और यह जो एक्सोस्केलेटन है ये कैसा होता है, इम्परमिएबल होता है, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। जब इम्परमिएबल होगा तो उसके अंदर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, बॉडी के अंदर से वाटर को कंजर्व करेगा, उसको लॉस होने से बचाएगा। तो दो वजह से यह फाइलम जो है सक्सेसफुल रहा है। इस कौन कौन सी हुआ है, सबसे पहला तो है ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन। और यह जो एक्सोस्केलेटन होता है वो लाइट वेट का होता है। एक तो इम्परमेबल होगा और लाइट वेट, हल्का होगा और रिजिड, हल्का तो होगा ही, इसके साथ साथ ये कैसा होगा, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। जो लचीला भी थोड़ा बहुत, रिजिड तो है ही है लेकिन लचीला है, रिजिड तो है लेकिन लचीला भी है। इम्परमिएबल है, लाइट वेट का होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है यह एक्सोस्केलेटन। और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जो शरीर के अंदर पानी को स्टोर करता है, जिसके वजह से यह किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर लेता है, चाहे कितना भी एडवर्स कंडीशन क्यों नहीं हो, वह उसमें वो जो है सरवाइव करता है। तो दो तरीके के इनोवेशन है फाइलम एनामिलिडा के एनिमल्स में, एक है आपका एक्सोस्केलेटन और जो दूसरा है आपका सिगमेंटेड बॉडी। सिगमेंटेड बॉडी के वजह से जो सेगमेंट्स होते हैं वह या तो बहुत तरह के कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या तो चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड को पकड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिसेप्टर्स का भी काम करता है, जैसे एंटीना, वह भी एक अपेंडेजेस है, उससे क्या होता है वो सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है, जो रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट इनोवेशन इस फाइलम के एनिमल में देखने को मिलता है। एक है सिगमेंटेशन या ज्वाइंटेड बॉडी, ज्वाइंटेड लेग्स और अपेंडेजेस, और दूसरा है आपका एक्सोस्केलेटन, जिसके वजह से यह फाइलम काफी सक्सेसफुल रहा है। देखिए यह जो लाइट वेट होता है, लाइट वेट होने की वजह से क्या होता है कि एनिमल को कुछ जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो एयर इन्वायरमेंट में फ्लाई, उड़ने का भी काम करता है। तो याद रखिएगा आप, आर्थ्रोपोड्स फाइलम में ही ऐसा एक इनवर्टिब्रेट फाइलम है जिसके एनिमल्स जो है आसमान में उड़ सकते हैं, लेकिन उस आर्थ्रोपोडा में भी किसका, इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा में पाए जाने वाले जो एनिमल्स है उसी में से वो जो है आसमान में उड़ते हैं। सभी नहीं उड़ते, सारे आर्थ्रोपोड्स जो है नहीं उड़ते हैं, कुछ तो पानी में रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं और कुछ हवा में भी उड़ते हैं। तो यह है आपका, ये दो तरीके के इनोवेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सोस्केलेटन हो गया। इसके अलावा
इसके शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन सर्कुलेशन के लिए इसके शरीर में क्या पाया जाता है? सर्कुलेशन। सर्कुलेशन देखिए, सर्कुलेशन जो इसका होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कैसा होता है? ओपन टाइप। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके अंदर, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने पहले ही बताया था कि जो इसका मेन सीलोम होता है वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, और उसके वजह से और उस सीलोम के अंदर दो ही स्ट्रक्चर ऑक्युपाई करते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। लेकिन ये जो सर्कुलेशन है, इसके लिए एक अलग से सिस्टम, एक अलग से बॉडी कैविटी है। उस कैविटी को हम क्या, वह जो ओपन टाइप है उसको हम कहते हैं हेमोसिल। हेमोसिल, वह कैविटी को कहा जाता है हेमोसिल। उसी के अंदर जो है इसका ब्लड फ्लो करता है, और इस हेमोसिल का फॉर्मेशन किससे होता है? ब्लास्टोपोर से होता है। ब्लास्टोपोर, सॉरी, ब्लास्टोसिल से होता है। ब्लास्टोसिल, ब्लास्टोसिल रिटेन करता है, और वह जो कैविटी बनता है उसको कहते हैं हेमोसिल। लेकिन जो आर्केंट्रॉन से डेवलपमेंट के बाद जो कैविटी बनता था ट्रू सिलोम, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, और उसकी जगह एक नया सिलोम ले लेता है जो कि ब्लास्टोसिल से डेवलप करता है, उसको हम कहते हैं हेमोसिल। इसके अंदर बहने वाले जो फ्लूइड होते हैं उसको कहते हैं हेमोलिम्फ। इसके अंदर जो फ्लूइड बहता है उसको हम कहते हैं हेमोलिम्फ। और इस हेमोलिम्फ के अंदर एक डाइसेक्राइड होता है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेहलोज। ट्रेहलोज, यह एक डाइसेक्राइड है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि इसके ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हेमोसिल के अंदर हेमोलिम्फ फ्लो करता है उसमें ये पाया जाता है। कुछ एनिमल्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोसाइनिन भी पाए जाते हैं। हेमोसाइनिन, हेमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये कैसा है? कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है। जैसे हेमोग्लोबिन में आयरन मिलता है, तो इसमें क्या मिलता है? कॉपर मिलेगा। कॉपर की वजह से जो इसका ब्लड होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर का इसका ब्लड होता है। ये हेमोसाइनिन। तो यह है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात कर ली रेस्पिरेशन की, एक्सोस्केलेटन की, सर्कुलेशन की, एक्सक्रीशन की भी बात हमने कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं यहाँ इसको मुझे आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब सेंस ऑर्गन कौन कौन से पाए जाते हैं इसके अंदर? सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के लिए इसके अंदर क्या होता है? एंटीना। एंटीना ऑर्डर परसेप्शन का काम करता है। ऑर्डर, ये स्मेल को ट्रेस करता है एंटीना, सेंसरी ऑर्गन। इसके अलावा जो जॉल, जो अपेंडेजेस है, एक तो इसमें होता है चैलिसेरेट, चिलीसेरा टाइप, चिलीसेरा पाया जाता है। ये है क्या है? जॉ है, जिसमें इसका जो जॉ होगा वो कैसा होगा? जैसे आप चिमटा कहते हैं या सरसी कहते हैं, उस तरीके से ये बना हुआ होगा, और ताकि वो किसी भी चीज को पकड़ करके, चिमटे से जैसे हम किसी चीज को पकड़ते हैं उसी तरीके से इसका जो जॉ होता है वो चेलिसेरा की तरह होता है, या और मैंडिबल्स। चेलिसेरा लाइक जॉ और मैंडिबल्स, या जॉ लाइक
चेलेसेरा या मैंडिबुल। और इसी के आधार पर इसको हम दो सब फाइलम में बांटते हैं आर्थ्रोपोडा को, चेलेसेराटा और मैंडिबुलाटा। इसके अलावा इसके अंदर और क्या होता है, टेस्ट रिसीव करने के लिए टेस्ट एंड साउंड, रिसीविंग ऑर्गन, रिसीविंग ऑर्गन्स। तो टेस्ट और साउंड को भी ये ट्रेस कर सकता है। इसके सेंस होगा एंटीना, इसके सहायता से वो ट्रेस करता है। बहुत तरह के केमिकल सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है और तब वो पता लगता है। जैसे एक वोलेटाइल हार्मोन है फेरोमोन। फेरोमोन क्या होता है, यह एक वोलेटाइल हार्मोन है जो कि जो फीमेल है उसको स्प्रेड करती है एटमॉस्फेयर में, और मेल कहीं भी दूर पर होता है तो वो अपने एंटीना की सहायता से उसको सेंस करके ट्रेस कर लेता है कि फीमेल कहाँ है, खास करके ब्रीडिंग सीजन में। तो इस तरीके से एंटीना। इसके अलावा कंपाउंड आई और सिंपल आई दोनों ही पाए जाते हैं। सिंपल जो कंपाउंड आई होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, उस यूनिट को हम कहते हैं ओमाटीडिया। उस यूनिट को कहते हैं ओमाटीडिया। और इसी ओमाटीडिया, हर ओमाटीडिया में एक लेंस होता है। तो जिसमें भी कंपाउंड आई पाए जाएंगे उसका जो आंख में ओमेटीडिया होगा, हर ओमेटीडिया में एक लेंस पाया जाएगा, जिसके वजह से बहुत सारा मोजाइक विजन जिसको बोलते हैं, एक ही इमेज के बहुत सारे इमेज जो है, एक कोई ऑब्जेक्ट है उसका बहुत सारा इमेज उसके आंख में बनता है, और अगर थोड़ा सा भी उसमें मूवमेंट होगा तो तुरंत उसको पता चल जाएगा। इसलिए यह बहुत ही इफेक्टिव विजन है ओमाटीडिया, इसको मोजाइक विजन। सिंपल आई जैसे हमारा और आपका आंख है उसी तरीके से इसमें भी पाया जाता है। तो यह है आपका सेंसरी ऑर्गन्स। इसके अलावा अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात कर लें। रिप्रोडक्शन में देखिए, यह जो एनिमल है इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल और फीमेल दो सेक्स ऑर्गन होंगे और दोनों से मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस किया जाएगा, और मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होगा तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। यानी इसकी जो सेक्सुअलिटी होगी, वो कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल, या इसी को कहते हैं हम डायोसियस। रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, बाई गैमेट फ्यूजन। और जो गैमेट प्रोड्यूस किया जाएगा वो दो तरीके का गैमेट होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट, जो हैप्लॉइड्स होंगे, और उसका जो फ्यूजन होगा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इस एनिमल में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो दो तरीके से हो सकता है, फर्टिलाइजेशन। देखिए, एक होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो दूसरा होगा वो होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होगा, जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो पाए जाएंगे, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले एनिमल, एक्वेटिक। और इंटरनल जो होगा, जो टेरेस्ट्रियल होगा, जो जमीन पर रहते हैं वहां उनका जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अंदर होगा, शरीर के अंदर होगा। फीमेल के शरीर के अंदर मेल गैमेट को इंट्रोड्यूस करेगा और वह फर्टिलाइजेशन उसके शरीर के अंदर होगा, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों के जो गैमेट्स होते हैं वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं और तब वहां पर फ्यूजन होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा इसके जो एग हैं
वो कैसा होता है, एक जो होता है इसके अंदर वो होता है सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल सेंट्रो का मतलब होता है बीच में, लेसिथल का मतलब होता है यॉक। यॉक तो पाया जाएगा लेकिन वह जो यॉक होगा वह एग के बीच वाले हिस्से में मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं हम सेंट्रोलेसिथल टाइप एग। अच्छा, इसका जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा? डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसा एडल्ट है वैसा ही उसका जो बेबी होगा, यंग वंग होगा, ठीक उसी तरीके से देखने से मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में थ्रू लार्वा, पहले क्या बनेगा, एक से सीधे क्या डेवलप करेगा, लार्वा, और लार्वा के बाद फिर उसमें जो है लार्वा के बाद जो है प्यूपा, और प्यूपा से फिर जो है एडल्ट का फॉर्मेशन होगा। एग, लार्वा, प्यूपा, और फिर उससे जो है एग, लार्वा को कैटरपिलर लार्वा कहते हैं, उसका प्यूपा, और फिर एडल्ट बनेगा। लेकिन जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा उसमें एग, उसके बाद निम्फ जिसको कहते हैं, और फिर उससे जो है एडल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मीन्स है इसके डेवलपमेंट के। चूंकि यह एग अंडा देता है इसलिए इसको कहते हैं हम ओवीपैरस। एग लेइंग एनिमल से इसलिए ओवीपैरस ये होता, ओवीपैरस अंडा देने वाला। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं आर्थ्रोपोडा में, वह क्या करता है, अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देता है, जैसे बिच्छू, स्कॉर्पियन, तो उसको हम विविपैरिटी भी देखने को मिलता है। विविपैरिटी जैसे प्लासेंटल एनिमल्स में जो अपने बच्चे को जन्म देता है, ठीक उसी तरीके से जैसे बिच्छू में क्या होता है कि वह भी अपने ही जैसे बच्चे को उसके शरीर से जन्म देता है। तो ओविपैरस है और विविपैरिटी भी इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसको हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, ये पार्थेनोजेनेसिस क्या है? आपने पढ़ा होगा हनी बी के कॉलोनी में 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक होती है क्वीन, दूसरा होता है वर्कर्स, और तीसरा होता है ड्रोन्स। जो ड्रोन होता है वह मेल है और फर्टाइल मेल है, क्वीन जो है फर्टाइल फीमेल है, और जो वर्कर्स होते हैं वो स्ट्राइल होते हैं। तो फीमेल जो क्वीन है और वर्कर्स है ये दोनों डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन जो ड्रोन है, जो मेल है, वो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, और उसका जो डेवलपमेंट होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में इंडिविजुअल का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। इसके द्वारा इसमें जो है फर्टिलाइजेशन का अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलपमेंट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब इस एनिमल के अंदर कम्युनिकेशन के लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसे करता है, आर्थ्रोपोडा के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है? देखिए, जो आर्थ्रोपोड्स हैं इसमें कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो है क्या, एक तो हार्मोन्स, कम्युनिकेशन कैसे ये मैसेज को कन्वे करता है, तो एक होता है बायोकेमिकल मैसेंजर, बायोकेमिकल मैसेंजर, और वो जो केमिकल मैसेंजर जो रिलीज करता है उसको हम कहते हैं फेरोमोन। फेरोमोन यह केमिकल सब्सटेंस है, ये एक तरीके का हार्मोन है जो हवा में, वोलाटाइल हार्मोन है ये, इसको कहते हैं वोलाटाइल हार्मोन। और इस हार्मोन को रिलीज कौन करता है, रिलीज्ड बाय फीमेल। और जब ये फीमेल रिलीज करती है इसको, तो मेल कहीं भी दूर स्थित होगा तो वो ट्रेस कर लेगा कि फीमेल कहां पर है,
तो इट्स एक्ट्स लाइक ए सेक्स अट्रैक्टेंट। तो फेरोमोन क्या है? सेक्स अट्रैक्टेंट है, अट्रैक्टेंट। और ये रिलीज फीमेल करती है, और जिसके वजह से जो मेल होता है वह ट्रेस कर लेता है। तो उसके अंदर जो है रिसेप्टर्स है, एंटीना, उस एंटीना से ऑर्डर रिसेप्टर है वो, उससे वो पता लगा लेता है कि फीमेल कहाँ पर है। और तब जनरली ये ब्रीडिंग सीजन में होता है, और तब जो है मेल उस फीमेल तक पहुंच जाता है। ये कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन जो इस आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स होते हैं वो डांस के थ्रू होता है। उसको हम जैसे हनी बी में देखने को मिलता है, बी डांस। यह भी एक सटीक माध्यम है कम्युनिकेशन का इस फाइलम के एनिमल में। ये दो तरीके के डांस होते हैं। एक होता है राउंड डांस, राउंड डांस, और दूसरा होता है टेल वेगिंग डांस, टेल विगल डांस जिसको बोलते हैं। देखिए ये दो तरीके के डांस है, राउंड डांस और टेल बिगल डांस। ये जो दो तरीके के डांस है, इसके द्वारा जो एनिमल्स होते हैं, खास करके हनी बी जो है, ये कम्युनिकेट करती है कि फूड का सोर्स कहाँ पर है। अगर फूड का सोर्स नजदीक है बी हाइव से जहां वो रहती है तो राउंड डांस करता है, और अगर दूर है तो वो है टेल बिगल डांस। तो दूर, अगर सोर्स काफी दूर है उसके बी हाइव जहां पर वो रहती है, तो उसके लिए वो जो डांस होता है उसको कहते हैं टेल बिगल डांस। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम